वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, इस पूरे हफ्ते अगर देखा जाए तो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो अफगानिस्तान के साथ है, वहाँ पूरे हफ्ते जो है वो कशीदगी हमें जो है वो नज़र आई। फिर 15 अक्टूबर को तुर्की किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और कतर की सालिसी के बाद जो है एक आर्जी सीज़ फायर जो है 48 घंटे की एक आर्जी सीज़ फायर हुई, जो कि फिर जिसमें मज़ीद तोसी दे दी गई क्योंकि दोहा में जो है वो डायलॉग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रहा था। बिल आखिर उस डायलॉग प्रोसेस में जिसमें कतर ऑब्वियसली वहाँ के होस्ट भी थे और साथ तुर्की ने एक कलीदी किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में परमानेंट सीज़ फायर जो है वो आज सुबह हो गई है। अब जो परमानेंट सीज़ फायर हुई है उसमें ये जो एक हमारा दरीना मुतालबा है अफगानिस्तान से, वो ये कहा गया है, पाकिस्तान ने दोबारा ये डिमांड जो है वो रखी है और दोबारा बार बार उनको जो है वो दोहरा रहे हैं कि जी आपको हम वी आर होल्डिंग यू अकाउंटेबल। जो कतर में पहला मुआहदा हुआ था, दोहा मुआहदा जो हुआ था, जिसमें आपने कहा था कि आपकी सरजमीन जो है वो किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो येट वंस अगेन यही बात की गई है कि अफगान सॉइल जो है, अफगान सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और इसको जो है वो यकीनी बनाया जाएगा और इसको मॉनिटर जो है वो करेंगे जो ये सालिस हैं तुर्की और कतर। साथ ही साथ ये जो सीज़ फायर है इसमें जो है वो अगर कोई यहाँ से दरअंदाजी होती है अफगानिस्तान की जानिब से, तो इसमें जो शवाहिद हैं वो अकाउंटेबिलिटी के तौर पे जो है इन दोनों सालिसों को जो है वो प्रेजेंट किए जाएंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अफगानिस्तान पे ये देखा जाएगा कि अफगानिस्तान किस हद तक, हाउ फार विल दे बी एबल टू रेन इन तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक उन्होंने टेररिज्म की जो है वो एक पूरी कैंपेन जो है वो चलाई हुई है और पिछले 2 साल में उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत भी आ गई है। अब सवाल यहाँ पे यही है कि ये किस हद तक ये जो सीज़ फायर है ये मेंटेनेबल है, बिकॉज इवन जब ये 48 आवर्स की जो सीज़ फायर थी जो 15 से जो नाफिजुल अमल हुई थी, तो इवन ड्यूरिंग दैट टाइम लगभग जो है वो 100 जो टीटीपी के जो फाइटर्स हैं, जो इंडियन स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट हैं, दे वर टेकन आउट, दे वर न्यूट्रलाइज्ड बाय अफवाज पाकिस्तान। और मीर अली का इलाका हो जहाँ पे जो है सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो करने की कोशिश की गई, मोमंद हो या फिर नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान, वहाँ पे दरअंदाजी जो है वो इस पूरे टाइम में एक मतलब बज़ाहिरन तो सीज़ फायर थी, लेकिन ये जो दरअंदाजी है दूसरी साइड से होती जा रही थी, जिसमें कल जो है वो ये वाज़े किया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, फील्ड मार्शल की जानिब से भी ये वाज़े किया गया कि अफगानिस्तान की जो कलूजन है या अफगानिस्तान की तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, उनकी कलूजन के बगैर, उनकी पुष्टपनाही के बगैर ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। किस हद तक ये सस्टेन कर पाएगी और क्या हमारे ताल्लुकात आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के साथ बेहतरी की तरफ जाएंगे, बिलखसूस एक ऐसे टाइम पे जब उनकी जो इस वक्त पिंगे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं भारत के साथ, उनके ताल्लुकात भारत के साथ बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। तो कहते तो वो यही हैं कि हम दोनों मुल्कों के साथ तवाज़ुन रखना चाहते हैं। अफगानिस्तान कहता ये है कि जी हम पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ अपने नौयत के जो हैं वो एज अ सॉवरेन स्टेट हम अपनी नौयत के जो हैं वो ताल्लुकात रखना चाहते हैं। बट किस हद तक ये जो है वो पॉसिबल होगा, क्योंकि ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अफगान सरजमीन जो है वो एज प्रॉक्सीज और अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान आलाकार के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो किस हद तक ये पॉसिबल होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं, साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर जर्नलिस्ट अतर काजमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जमील साहब, आई स्टार्ट ऑफ विद यू। अब ये सीज़ फायर, जमील साहब हमें कुछ ही देर में जो है ज्वाइन कर लेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आई स्टार्ट ऑफ विद यू। ये सीज़ फायर तो हो गई है, लेकिन जैसे मैंने इब्तिदाई में कहा कि मीर अली हो, मोमंद हो, नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान हो, सो ऑलमोस्ट 100 का फिगर जो है वो आ रहा है टेररिस्ट हु वर न्यूट्रलाइज्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। आपको क्या लगता है तुर्की और कतर की सालिसी के बाद क्या ये एक सस्टेनेबल सीज़ फायर होगी? बिकॉज कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि माजी में भी जो दोहा अकॉर्ड से उसमें भी एग्जैक्टली यही चीज़ें थी। तो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है जब उसकी पासदारी नहीं कर रहे तो आप कैसे करेंगे? डॉक्टर मारिया, बेसिकली बात यह है कि दे आर मोस्ट अनरिलायबल और इनकी गवर्नमेंट भी वैसे आई वुड से कि इट इज नॉट इलेजिटिमेट बिकॉज इतना अरसा गुजर गया है और ना इनकी पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ना एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट है, ना इसमें ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, हज़ारास हैं, सिर्फ पश्तून हैं साउथ के, वो अब 40% हुकूमत दे के तो सारे के पुलिस को अफगानिस्तान को चला रहे हैं। और फिर साथ है कि इनकी अपनी अप्रोच है। इन्होंने दोहा में यहीं पे एग्रीमेंट किया था अमेरिकन से, लेकिन फर्क ये था कि किसी ने उसको मॉनिटरिंग नहीं की
किसी ने इनको पुश नहीं किया, और ये बड़े मजे से सब तरह से अमेरिका से पैसे ले रहे हैं, चाइना से पैसे ले रहे हैं, इंडिया से पैसे ले रहे हैं, और देर हमें टाइम क्योंकि ये इनको पैसा चाहिए, डील चाहिए, इसके अलावा इनकी कोई और अप्रोच नहीं है। आई डोंट थिंक इनको कोई रिलीजन का, नेबरहुड का, या किसने कितना एहसान आपके ऊपर किया उनसे तो वफादार नहीं है। बट द इशू इज नाउ, जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहले इनको जमीनी सतह पर ठीक ठाक इनको सबक दिया है, लेसन बताया कि किस तरीके से हाउ मच वी आर स्ट्रॉन्ग। अगर हम इंडिया की इतनी बड़ी फौज को 6 घंटे में हम उसको शिकस्त से पास दे सकते हैं, तो इनकी तो कोई फौज है ही नहीं। दे आर द पीपल जो हिट एंड रन करते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि तुर्किया भी है, मेरे ख्याल में सऊदी अरब भी है, और उसके बाद चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है, एंड अलॉन्ग विद दैट कतर भी है, तो इफ दे आर गिविंग गारंटी कि हम इसको क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे और हर 3 महीने के बाद इसको दोहा में रिव्यू करेंगे। जी 25 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि नेक्स्ट मीटिंग जो है वो 25 अक्टूबर को है, जिसमें जो है वो देखा जाएगा कि किस हद तक जो है ये जो सीज फायर है, इसमें जो अगली मीटिंग है 25 अक्टूबर को है, देखा जाएगा कि किस हद तक जो है ये सीज फायर के जो मकासद हैं वो अचीव कर पाए हैं। जमील साहब की तरफ जाती हूँ। जमील साहब, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि नाउमीदी कुफर है, लेकिन जो पास्ट हमें बताता है उसके बाद नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर होपफुल कि ये सीज फायर जो है, और बिलखसूस जो इस वक्त भारत का रोल बीच में आ रहा है, जिस तरह भारत के साथ इनके इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रहे हैं, तो ये सीज फायर लास्टिंग नहीं होगी। और अगर मतलब बज़ाहिरन सीज फायर चल भी रही है तो दरअंदाजी जो है वो साथ साथ चलती रहेगी। आप कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, पहली तो बात यह है कि एक लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान ने इस मर्तबा अपना जी जमील साहब, मेरा ख्याल है कि कुछ अफगानिस्तान जी, जी, हमारे अफगानिस्तान के अवाम जो हैं, आम लोग हैं, हम जुबान हैं बहुत सारे मामलात में, करोड़ों लोग, और साथ में हम मजहब हैं, हमारे साथ उनका एक नाता रिश्ता भी है। गो कि उनके खचकोले आते रहे जब से पाकिस्तान बना है, लेकिन उसके बावजूद हम हमेशा से नरम गोशा रखते रहे हैं। और उसका एक बैन सबूत ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा में 13 दिन पहले हमारे सफीर ने, आसिम इफ्तिखार ने, सिक्योरिटी काउंसिल के फ्लोर पर बताया कि जी अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए काम करना चाहिए, अफगानिस्तान के पीस के लिए। ये सारी गुफ्तगू उन्होंने की, और फिर साथ में अब आ जाते हैं ये दोहा कि इस एग्रीमेंट पर। ये फ्रेजाइल तो है, ये दुरुस्त है, लेकिन इस दफा फ्रेजाइल थोड़ा कम है, इसलिए कि दोहा इसमें इन्वॉल्व है, तुर्की इन्वॉल्व है। ये दोनों अफगान तालिबान के साथ काफी अच्छे न सिर्फ मरासिम हैं बल्कि इन्वॉल्व हैं उनके साथ। तो इन्वॉल्व से मेरी मुराद ये है कि उनकी मदद करते आए हैं हर लिहाज से, और हम भी करते आए हैं। लेकिन चले, वो अब हमने बताया हुआ है कि हमने कितनी मेजबानी की है, क्या करते रहे हैं, उसको उन्होंने फरामोश कर दिया। और अब क्योंकि एक एग्रीमेंट हो गया है, लिहाजा उसको दरगुजर करते हुए अगली बात ये करते हैं कि थोड़ा फ्रेजाइल है। हमारे इसमें मोफा ने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, और इवन कतर के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये कह दिया है कि इसका फॉलो अप मीटिंग, जो इस तरह आप ने भी जिक्र किया, 25 को तो है ही है, लेकिन उसमें डिसाइड क्या होना है। जी जी जमील साहब का कुछ ऑडियो का इशू आ रहा है। प्रोड्यूसर, अगर आप इनको फोन लाइंस पे ले लें तो आई थिंक। जी जमील साहब वापस आ गए। जी जमील साहब। जी, मैं कह रहा हूं कि उसमें सस्टेनेबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में एम्फेसाइज किया जाएगा 25 को, और एक मैकेनिज्म जो पाकिस्तान हमेशा से कह रहा था कि इसका एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाए। आपने ही तो मेरे ख्याल है अपना कुछ सॉइल नहीं इस्तेमाल करने देंगे। जी, वो अपना सॉइल इस्तेमाल नहीं करने देंगे। उन्होंने कमिट किया है इस बात को, और सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन मार्च 21 में भी यही बात जिक्र है दोहा के एग्रीमेंट के हवाले से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मल्टीलैटरल प्रेशर भी है, लेकिन मल्टीलैटरल प्रेशर से अब रीजनल प्रेशर जो उन पे पड़ रहा है, तो उससे महसूस ये होता है कि वो अपने तई कोशिश
पुरी साहब, अगर काइंडली आप एम्बेसडर साहब को जो है वो फ़ोन लाइंस पे ले लें, क्योंकि मेरा ख्याल है कुछ ओवरऑल आपको पता है कि आजकल इंटरनेट का कुछ इशू आ रहा है, पूरे मुल्क में आ रहा है। अतर काज़मी साहब की जानब चाहती हूँ। अतर साहब, कमिंग ओवर टू यू, आप किस तरह देखते हैं गो के ये दोहा अकॉर्ड में भी चीज़ जो है स्पेसिफाई की गई थी कि किसी मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान तो चलें छोड़ें, किसी मुल्क के खिलाफ जो है अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, और फिर भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती रही है। हाउ होपफुल आर यू कि ये फ्रेजाइल जो अग्रीमेंट है इसको जो है ये इसमें तकवीत आएगी? देखिए, अब इसमें दोहा भी इन्वॉल्व है, जिस तरह तुर्की का जिक्र आया वो भी इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली प्रेशर अफगान, लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह पहले भी यहाँ पे बात हुई, ये कोई एक दो दिन की कहानी या एक दो महीने का किस्सा तो है नहीं है। अरसा दराज से इस किस्म के मामला चलते आ रहे हैं। जब अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी, हामिद कारजाई साहब की हुकूमत थी, जिस तरीके से उधर सॉइल इंडिया इस्तेमाल करता था। और अगर आप पीछे चले जाएं, शार्म एल शेख में जब यूसुफ रजा गिलानी साहब हमारे वजीर आजम थे, मनमोहन सिंह साहब इंडिया की तरफ से आए हुए थे, वहां पे एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया था, जिसमें इंडिया ने बाकायदा तौर पर माना था कि बलोचिस्तान में हम मुदाखलत करते हैं। और वो अलहदगी पसंद तहरीक या कोई इस किस्म का मामला हो तो उसकी जड़ें जाके आपको अफगानिस्तान के अंदर नजर आती हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एट द सेम टाइम फिर इस पे कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो सफारती सतह पे हमें अपनी नाकामियां भी देखनी होंगी। ये तो वही तालिबान है जिनकी वजह से पूरी दुनिया हम पे इल्जाम लगाती थी कि हम इनकी मदद करते हैं, हम इनकी हुकूमत का साथ देते हैं। भागी थी ये अपना मोदी साहब की जो अभी जिनको तालिबान से बहुत प्यार हो गया है, ये तालिबान के हवाले से क्या कुछ कहते थे, ये किस किस्म के इल्जामात उनके ऊपर लगाते थे। तो मेरी तो समझ से बाहर। मेरा ख्याल है बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो किसी ने कहा है ना कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त है, तो मोदी साहब तो इसी जो प्रिंसिपल है इस पे चल रहे हैं। मेरे लिए तो बड़ा शॉकिंग था कि मोदी साहब के जो जाननशीन है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने किस तरह जो है वो प्रोटोकॉल दिया जब मुत्तकी साहब जो है वो यूपी गए। तो बस वो उनकी भी चीज़ें बदल रही हैं और यहाँ पे भी जो चीज़ें वो बदलाव आ रहा है, और रीज़न उसका वही है कि कॉमन दुश्मन है इस वक्त आजकल पाकिस्तान है। ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए कि जो ये बात हो रही है कि दे हैव टू रेन इन तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और वहाँ से उनके खिलाफ जो एक तौजी इस्तेमाल की जाती है वो गालिबन ये है कि हमारा उस तरह कंट्रोल नहीं है, या हमारे साथ इन्होंने जंगें लड़ी हैं, हम किस तरह इनके साथ करेंगे। बट दूसरी साइड ये भी है कि जब से अफगानिस्तान में ये हुकूमत आई है तालिबान की, तो चाहे उज़्बेक फाइटर्स हो, TTIM हो, ISIS हो, जिनके खिलाफ इनके अपने इंटरेस्ट थे, उनके खिलाफ इन्होंने बाकायदा जो है वो एक्शन लिया भी है। इट्स नॉट कि जी वो नहीं ले सकते। यहाँ पे परसेप्शन ये बनती है कि परहैप्स TTP को जो है वो लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज जिस तरह पिछले 70-80 सालों में चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, अब पाकिस्तान ने कह दिया है कि जी आई एम सॉरी, नो मोर। आपको अब जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल माजरत इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, खा वो ड्यूरेंट लाइन का मसला है, खा वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, खा वो महाजरीन के इशूज़ हैं। तो अब ये जो है ये कह दिया गया हमारी तरफ से, बड़ा दो टोक मौक़िफ़ दे दिया गया है, जिसकी वजह से जो है वो TTP को एज लेवरेजिंग जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। योर कमेंट्स ऑन दिस? देखिए मारिए, ब्रिगेडियर साहब, आपको फोन लाइंस पे लेने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आज एज आई मेंशन्ड माय अपॉलॉजीज, कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है। विल टेक यू ऑन द फोन लाइंस अगेन। जमील साहब इस वक्त हमारे साथ फोन पे। जमील साहब, सेम क्वेश्चन टू यू कि क्या इसको TTP को एज लेवरेजिंग इस्तेमाल किया जा रहा है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की जानिब से? डायमेंशन है ना, एक तो उसका डायमेंशन, एक जाविया ये है कि यस उसको लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब ज्यादा किए जाने का एहतमाल था और इस एग्रीमेंट के बाद भी रहेगा, लेकिन कुछ उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा तालिबान पर, जिसकी वजह से अगर मॉनिटरिंग सही हो तो तालिबान को मुश्किल पेश आएगी कि वो उस जो एक जाल बुना है रॉ ने और इंडिया ने, और मजीद उसको बढ़ाना शुरू कर दिया है, जैसे पहले किया था कि 16 कॉन्सुलेट खोल के और अब बलूचिस्तान में और KP में और पूरे पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन के तरफ फंडिंग हो रही थी इंडिया की।
तो वो बंद करके लपेट कर चले गए थे, क्योंकि शुरू में जब तालिबान आए तो उनको ये ख्याल था कि पाकिस्तान ने क्या क्या उनके फेवर की है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दोबारा पंजे गाड़ना शुरू कर दिए उन्होंने, और तालिबान की कुछ ऐसी जो मुखासमतें बढ़वाना शुरू कर दी कि जिसकी वजह से हम इस नहज पर पहुंच गए। तो लिहाजा इसका बिल्कुल सिंपल सा मामला भी ये है कि ये दो कंट्री जो तुर्की और दोहा, इसके पीछे सऊदी अरब भी है बाय द वे, इसके पीछे रीजनल कंट्री चाइना रशिया भी है, क्योंकि अभी तो चंद दिनों की बात है कि ये एक रशिया फॉर्मेट हुआ था, उसमें इन्हीं बातों का उसमें इसी का जिक्र किया गया था, और इसी जिक्र में दोहा का भी जिक्र आया था, सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन का जिक्र आया था, और उसमें तालिबान हुकूमत के नुमाइंदों ने कहा कि नहीं, हमारे पास हमारा सॉइल इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान ने सबूत के साथ, सियाको सबाक के साथ बहुत सारी चीजें पेश कर दी हैं, यहाँ तक कि जिन बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं उन बैंक के अकाउंट नंबर भी हवाले कर दिए कि फलाने फलाने शख्स को रॉ की तरफ से इतनी रकम ट्रांसफर हुई है। तो इस हद तक जब हमने दे दिया डॉक्यूमेंट्स, तो अब जो हमारे मीडिएटर्स हैं उनको भी पता पड़ गया, दुनिया को भी मजीद इल्म हो गया, लिहाजा अब चांसेस हैं कि कुछ अरसे के लिए मामला रुकेगा, और अगर इसको सही मायने में हैंडल किया गया दोनों साइडों से तो शायद ये ज्यादा लंबा चल पड़े, क्योंकि आफ्टर ऑल जितने इंटरेस्ट अफगानिस्तान के पाकिस्तान में किसी और मुल्क से उनके इतने इंटरेस्ट नहीं हो सकते। उनको भी पता है कि उनका चोली दामन का साथ रखना पड़ेगा उनको, वरना वो खसारे में रहेंगे, कोई फायदे में तो नहीं रहेंगे। तो ये उनको एक इस चीज का इल्म है। दूसरा, उनको इस चीज का इल्म है कि अफगानिस्तान में सिर्फ तालिबान तो अभी हुकूमत में है, तो दोहा अकॉर्ड में ऑल इंक्लूसिव हुकूमत का उन्होंने वादा किया था कि हम सारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो वहां तो हजारा उज़्बेक्स को हजारा वहां कोई तकरीबन 38% के करीब हैं, उनको कोई नुमाइंदगी नहीं है। उज़्बेक्स वहां हैं 12% के करीब, इसी तरह और हैं, उनको किसी किस्म की कोई नुमाइंदगी नहीं है। तो लिहाजा वहां से एक बॉटम अप प्रेशर भी बिल्ट हो रहा है विद इन अफगानिस्तान से, और फिर अफगान तालिबान में भी ये डिसेंडिंग वॉइस हो गई है कि भाई आप पाकिस्तान के लिए ये क्या कर रहे हो, और फिर वही जो हमने उनको बहुत दफा याद दहानी कराया है, और साथ साथ उनको पता है कि उसमें इनका कितना यानी तालिबान का खुसारा है। तो उस लिहाज से अगर इन तमाम चीजों को मिला के इस पे नजर दोहराई जाए और इसका एक तजिया किया जाए, तो ये महसूस होता है कि इस दफा पहले से ज्यादा 2021 से लेके अब तक सबसे ज्यादा बड़ा प्रेशर दो लिहाज से पड़ा है। एक तो सफारती लिहाज से, और दूसरा जो हमने ताकत का मुजाहरा किया, हमने अब इस दफा वो हिजाब नहीं रखा, हमने बता दिया कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है उसके तहत, और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 2 जुज़ 4 के तहत और 51 के तहत हमने अपना हिसाब किताब करना पड़ेगा हमें, और हमने किया, उसमें हमने ऐलान करके किया। तो उस लिहाज से अब उनको भी पता पड़ गया कि कन्वेंशनल वार में अब कोई दाल नहीं गलेगी, लिहाजा प्रेशर, कन्वेंशनल वार का प्रेशर, सफारती प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, अपना नुकसान, इन तमाम चीजों को देखते हुए तालिबान को इस दफा ये उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि वो असर्ट करेंगे। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यहाँ एक पैदा हो गया कि क्या तालिबान में इतना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास मौजूद है कि क्या वो तमाम जो तालिबान टीटीपी के हैं या आईएस खुरासान से तो उनका झगड़ा पहले ही चल रहा है, या बाकी ग्रुप है, क्या उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या वो काबू कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? जवाब ये है कि बहुत मुश्किल है उनके लिए। लिहाजा अब ये भी बात नजर आ रही है कि तालिबान अपने दोस्तों से इसका इजहार जब करेंगे कि भाई हमारे कैपेसिटी से ये चीजें बाहर हैं, तो उनकी मदद भी की जाएगी। पाकिस्तान यही तो कहता रहा है कि अगर आप नहीं कर सक रहे हैं तो हमें बताइए, हमें बता दें, हम इसको करते हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाएंगे और अथर के पास भी जाएंगे, और विल पुट द सेम क्वेश्चन टू देम कि किस हद तक जो है ये डिलीवर कर सकेंगे, या फिर इनको लेवरेजिंग के तौर पे टीटीपी को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है टीटीए की जानिब से। विल बी राइट बैक।
ज्यादा पैदावार हर कामयाब किसान का ख्वाब और इस ख्वाब को बदले हकीकत में सरसब्ज की खाद। 2024 के पंजाब गंदम पैदावारी मुकाबले में 40 में से 34 अजला में पहली पोजीशन हासिल की सरसब्ज नाइट्रोफॉस और कैन गवारा इस्तेमाल करने वाले किसानों ने। मैं हूं शहद अब्बास खान, जिला डीजी खान से, और मैंने पंजाब गवर्नमेंट के गंदम पैदावारी मुकाबले में 69 मन 29 किलो फी एकड़ पैदावार हासिल करके जीती तीसरी सूबाई पोजीशन। ये जीत मुमकिन हुई सरसब्ज नाइट्रोफॉस और कैन गवारा के इस्तेमाल से, और इसके साथ साबित हुआ कि सरसब्ज खादों से मिलती है 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। पाकिस्तान के हर किसान की जीत, सरसब्ज की जीत। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। ज्यादा पैदावार हर कामयाब किसान का ख्वाब और इस ख्वाब को बदले हकीकत में सरसब्ज की खाद। 2024 के पंजाब गंदम पैदावारी मुकाबले में 40 में से 34 अजला में पहली पोजीशन हासिल की सरसब्ज नाइट्रोफॉस और कैन गवारा इस्तेमाल करने वाले किसानों ने। मैं हूँ मोहम्मद अफजल, गांव थे पन्नू, जिला कसूर से, और मैंने पंजाब गवर्नमेंट के गंदम पैदावारी मुकाबले में 69 मन 35 किलो फी एकड़ पैदावार हासिल करके जीती दूसरी सूबाई पोजीशन। ये जीत मुमकिन हुई सरसब्ज नाइट्रोफॉस और कैन गवारा के इस्तेमाल से, और इसके साथ साबित हुआ कि सरसब्ज खादों से मिलती है 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। पाकिस्तान के हर किसान की जीत, सरसब्ज की जीत। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रिगेडियर साहब की जाने चलती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, जो सवाल हो रहा था, जो मैं आपसे पहले कर रही थी कि क्या अफगान तालिबान की कैपेसिटी है टू रेन इन तहरीक तालिबान पाकिस्तान, गिवन के ISIS के खिलाफ उन्होंने जो है वो एक्शन लिया है, TTIM हो, जो दहशतगर्द ग्रुप उनको जो अफेक्ट कर रहे थे, डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे थे, उनकी जो उनके इक़्तिदार को जो जिनसे खतरा था, उनके खिलाफ तो चीज़ें एक्शन जो है वो ले लिया गया। TTP की जब बात आती है तो यहाँ पे बहुत बड़ी परसेप्शन यह है कि इनको एज लेवरेजिंग पाकिस्तान के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और मैंने जो रीजंस बताए थे इसमें ये है कि जी ड्यूरैंड लाइन को नहीं मानना, जो प्रॉपर्टी बिजनेस अपनी मर्जी से जितना मर्जी करना है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं हुई, मतलब कागजात आपके पास है नहीं है, बहुत सारे और इश्यूज हैं। एंड देन ट्रांजिट ट्रेड वाला जो मसला है, आप किस तरह देखते हैं इसको? देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि साउथ में जहाँ पर इनका पश्तून का होल्ड है, वहीं पर इनकी सिर्फ हुकूमत है पश्तून की, बाकी तो एथनिक रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं इनके पास। इसलिए ये बिल्कुल ही नहीं सूटेबल है। दे कैन कंट्रोल, अगर ये करना चाहें तो ये बड़े आसानी से कर सकते हैं। इनकी कैपेबिलिटी भी, एक्सपर्टीज और बहुत वेपन एम्यूनिशन इनके पास है। सेकंड ये है कि इसमें अब देखना ये है कि ये इनकी नीयत कितनी ठीक है। ये बेसिकली डीलर हैं, इनको जहाँ से इंडिया पैसा देता है या कोई और मुल्क करते, ये तो इवन अमेरिकन में, अगर आपको याद है अमेरिकन यहाँ पर थे तो उन्होंने 60-70 किलोमीटर के एरिया बांटे हुए थे। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से या कॉन्वाई गुजरता था, अमेरिकन का कॉन्ट्रैक्ट गुजरता, ये पैसे देते थे। ये इनको कोई और पे नहीं है। ये बाकी सब इनकी बातें डिफरेंट, इस्लाम के कोई ताल्लुक नहीं है। अगर होता तो क्या ये इंडिया के साथ जाके बैठते? वाई नॉट? पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क के साथ नेबर है, हर किस्म की लॉजिस्टिक्स हम उनको देते हैं, हर किस्म की अफगान ट्रांजिट हमको देते हैं, इनकी सफारतकारी हम करते रहे हैं। अफगान रिफ्यूजीज हमने 3 मिलियन से ज्यादा यहाँ पर रखे हुए हैं। अभी भी इलीगल भी काफी ज्यादा सामने रिफ्यूजीज जो हम अभी देखने की बात कर रहे हैं, बट देयर नो सच। लेकिन इसके साथ हमें इस वक्त देखें, हमारा स्पेशल दुनिया में बहुत हाई है। अमेरिकन भी हमारी बात को समझते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मीर ने जो जिस तरीके से इंडिया को शिकस्त फास्ट की है, नाउ द वर्ल्ड कि पाकिस्तान इज रियली वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स, और फिर एक बहुत रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है। तो अगर इंडिया एक न्यूक्लियर मुल्क हो के एक छोटे से फॉल फ्लैग ऑपरेशन करके, स्ट्राइक ड्रामा करके एक नेबलिंग न्यूक्लियर पर अटैक कर सकता है, और उसके बाद जो उसने ड्रामा दिखाया दुनिया के अंदर पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए, वाई वी आर क्वाइट
اس کے ساتھ جو کر رہے ہیں اپنا یہ کائنیٹک آپریشن جو کر رہے ہیں، ہم اس پہ ڈپلومیٹک اوفینسو ہم نہیں کہتے. مجھے اس بات کی آواز تک ہم نہیں آتی. وائی کین وی کریٹ ایون کرائی کہ واٹ ٹیررزم بھی کر رہا ہے، وہ بلوچستان میں کیا کر رہا ہے، کے پی کے میں کیا کر رہا ہے، پھر تو ہندوستان پیپلز فورس کو کیا سپورٹ کر رہا ہے. اوپنلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلوچستان کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں بلوچستان کو سیپریٹ کر دیں. ویئر بھی ہمارا فورن آفس اس چیز کو دیکھ کے کیوں نہیں ہم اپنے ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی بات بھی سنی جاتی ہے. تو دنیا کو بتائیں کہ واٹ انڈیا اس کو رینج ڈالیں. اگر انڈیا کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو یہ خود بخود اپنی موت مار دیں گے. نہ ان کو پیسہ ملے گا، نہ ان کو سپورٹ ملے گی. کتنا خارج بھی، کتنا ہندوستان بھی، یہ سارے فارغ ہو جائیں گے. یہ ایک سیپریٹ سانگ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ جو ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں، دیکھیں اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ہمیں اس مسودے میں بڑی چیزیں امپورٹنٹ ڈالنی چاہیے. اگر افغان طالبان رجیم اگر وہ یہ نہیں کو کنٹرول کرتے، دوبارہ کراس بارڈر ٹیررزم ہوتی ہے، واٹ نیکسٹ؟ دین ہمارا ہونا چاہیے کہ دین دیز لبرٹی ٹو کیری آؤٹ اسٹرائک انٹو، ہم وہاں پر جا کے ان کے ٹریننگ کیمپ، ان کے ایڈمنسٹریٹو کیمپ، ان کے کمانڈر داعش کے پارٹیوں کے، یہ ہمیں ان کو ذکر کرنا چاہیے. یہ اس سے ہونا چاہیے. افغانستان تو پھر اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ گارنٹرز کو دینا چاہیے. پہلے تو ہم کہیں گے یہ دیجیے. اگر یہ نہیں کرتے تو کیا پھر ہم صرف طرح بیٹھے رہیں گے؟ پھر ہم یہ دہشت گردی کرتے رہیں گے. تو یہ چیزیں پارٹ آف یہ کانٹریکٹ میں آنے چاہیے. یہ پاکستان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ادروائز ہم افغان عوام کو نہیں تنگ کرنا چاہتے. پشتونز ہیں، ہمارے درمیان روابط ہیں، وہ ان سے پھر ہم ورنہ لاجسٹک سپورٹ بھی ہے، ٹرانسپورٹ بھی ہم بند کر دیں گے. اور رپورٹلی میرے خیال میں انڈیا سینٹرل سے کسی اسٹیٹ سے ان کو ویپن ایمرسن بھی سپلائی کر رہا ہے، جو میرے خیال میں وہ بھی ہماری حکومت کو ضرور پتہ چل گیا ہوگا. تو یہ چیزیں ہمیں ساری ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم لڑتے جا رہے ہیں لیکن انڈیا کو ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. وہ بڑے مزے سے بولتا بھی جا رہا ہے، پرووکیشن بھی کر رہا ہے، تھریٹ بھی کر رہا ہے. فیلڈ مارشل ہی ویری اگریسو پی ایم اے میں جس طریقے سے انہوں نے باڈی لینگویج کی اور جس طریقے سے کانفیڈنس سے بات کر رہے تھے، دیٹ از ویری انسپائرنگ. لیکن اس کے ساتھ حکومت کو اپنے جو رسپانسبلٹی وہ ٹیک آن کریں. ٹھیک. اچھا اطہر صاحب، ایک چیز کوئی ڈھکی چھپی تو ہے نہیں کہ افغانستان نے ہمیں کبھی قبول نہیں کیا. ہماری ایگزسٹنس جو ہے وہ ان کو ہمیشہ جو ہے وہ کھٹکتی ہے. دے نیور ایکسیپٹڈ اس. خیر قصور ہمارا بھی ہے. پچھلے کوئی 50 دہائیوں سے ہم نے ایسے جو ہے وہ روابط رکھے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ شاید دو مختلف جو ہے وہ ملک ہیں. جب دل کیا آگے، جب دل کیا جو ہے وہ چلے گئے. اگر نہیں بھی ہیں، پیپرز نہیں بھی ہیں، تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اب جب پاکستان نے یہ کہا ہے کہ سوری ناؤ یو نو تھنگز آر گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ فرام ہاؤ دے ور ان دا لاسٹ 70 ایئرز 60-70 ایئرز، اس کی وجہ سے بھی اب وہ تکلیف ہو رہی ہے. خواہ وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاملہ ہو، خواہ وہ جو ہے یہاں پہ پراپرٹیز لینے کا معاملہ ہو، بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ اریٹیٹ کر رہے ہیں. اور اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ لیوریجنگ میں جو ہے وہ نظر آتی ہے. جی اطہر صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے مجھے بات. جی اطہر صاحب، میں یہ کہہ رہی تھی کہ افغانستان نے ہمیں کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. دیٹس ناٹ اے ہڈن فیکٹ. کبھی ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری ایگزسٹنس ان کو کبھی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی. اور قصور ہمارا بھی ہے کہ جس طرح ہم نے پچھلے 71 سال سے چیزیں رکھی ہیں، آنے جانے کا معاملہ ہو، یہاں پہ رہنے کا معاملہ ہو، مطلب مہاجرین کا معاملہ ہو، تو وہ بھی اب مختلف، کیونکہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ تھنگز کانٹ گو آن ایز دے ور ان دا لاسٹ 70-80 ایئرز. وہ بھی ایک تکلیف ہو رہی ہے جس کی مینیفیسٹیشن پھر اس طرح ہوتی ہے، لیوریجنگ کے طور پہ جو ہے یہ ٹیررزم کو استعمال کیا جاتا ہے. جی بالکل. دیکھیں بہت ساری پاکستان کے بہت سارے ایسے جینون قسم کے ایشوز ہیں جو پاکستان بار بار اٹھاتا رہا ہے. یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ اچانک ایک دن پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اس نہج پہ پہنچ گئے. گزشتہ 2-3 سالوں کے دوران آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی دیکھ لیں، کراس بارڈر ٹیررزم کا مسئلہ بار بار اٹھایا جاتا رہا اور بار بار اس جی اطہر صاحب. جی میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی بالکل بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے. جی بالکل آ رہی ہے. بولیے جی، کنٹینیو کریں. جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ وہ طالبان جن کو پوری دنیا میں کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، پاکستان نے جتنی سفارتی مدد ان کی، جب یہ لوگ اقتدار میں آئے، جب انہوں نے کابل فال ہوا، اس کے بعد آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے
से कि पाकिस्तान इनको हार्बर कर रहा है, तो कहां पे जाके हमसे भी चीजें डिप्लोमेटिकली सही तरीके से हैंडल नहीं हुई, और वो भारत जो इनको इंसान मानने के लिए, इनको जेन्युइन फरीक मानने के लिए तैयार नहीं था और जिस किस्म के इल्जामात लगाते थे, आज वो डिप्लोमेटिकली इनके करीब आ गया। तो वहां पे हमें ये चीजें भी देखनी पड़ेंगी। फिर जो मुहाजिरीन का मामला है उसको भी हमें बड़ा टैक्टफुली देखना पड़ेगा। लोग 30-40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और वो कोई इन्वेड करके नहीं आए, उनको हम खुद लेके आए हैं। 80s में हमने खुद कहा कि ये लोग पहले शुरू हुई है, या 2 महीने पहले शुरू हुई है, या ना 2 साल पहले शुरू हुई है। जिस तरह आपने फरमाया और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पहले दिन से ही अफगानिस्तान को पाकिस्तान के वजूद से इशू था। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी ने मुखालिफत की थी तो वो अफगानिस्तान ने की थी। और जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज किया, चाहे वो पश्तूनिस्तान की मूवमेंट हो, चाहे वो बलोचिस्तान जी, लेकिन अब ये 30-40-50 साल का एक तसलसल है, तो हमें भी चीजों को बेहतर तरीके से हल करना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे वो हमारे हमसाए हैं, ना हम यहाँ से जा सकते हैं ना वो जा सकते हैं। तो कुछ चीजों के ऊपर बैठ के जो अभी बातचीत शुरू, ठीक है, बातचीत थ्रू ये मसले जो है, थ्रू डायलॉग जो है वो हल होने चाहिए। जमील साहब की तरफ चलती हूँ। जमील साहब, अब यहाँ पे एक और चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, अभी ब्रिगेडियर साहब ने बात की, और ये एक ओपन सीक्रेट है कि अफगान तालिबान के अंदर भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो टूट फूट जो है वो चल रही है। वो डिलीवर कर नहीं पा रहे जिस तरह जो है वो सोचा जा रहा था या जिस तरह उन्होंने उम्मीदें दिलाई थी। लोया जरगा हुआ नहीं है। उसके बाद अभी हाल ही दिनों में आपको पता होगा मिनिस्ट्रियल ओथ भी जो है वो बाकायदा अपने मिनिस्टर से ली गई है टू शो सॉलिडारिटी टू द सुप्रीम लीडर, क्योंकि ये डर था कि अंदर से कहीं से बगावत ना हो जाए। हकानी साहब को, सिराजुद्दीन हकानी साहब को जो है वो नज़रबंद जो है वो किया गया है। यहाँ पे एक ये भी बात हो रही है कि अगर कोई चेंज ऑफ वहाँ पे रजीम होती है, चेंज ऑफ रजीम की बात की जा रही है, उसका भी खैर मलबा तो हम पे ही गिर रहा है। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान शायद पोस्टरिंग कर रहा है कि हकानी साहब को जो है वो कोई वहाँ पे जो है इंस्टॉल किया जाए। क्या आप समझते हैं चेंज ऑफ लीडरशिप से मसले जो हैं, ये मामला जो हैं चेंज ऑफ रजीम से सॉर्ट आउट हो जाएंगे? सोच विचार के बाद दोहा एग्रीमेंट में इसका जिक्र है कि ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगा, और ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होने से बहुत सारे मामला, बहुत सारी खामियां वो खुद ब खुद हल हो जाती हैं। तो अब क्योंकि वहाँ जो बाकी कौमें बसती हैं, जैसा मैंने पहले सेगमेंट में बताया कि उसमें हजारा है, उज़्बेक्स है, तुर्कमेन है, ये सारे लोग, उनका अपना अपना शेयर है, अपना इन्फ्लुएंस है। और दूसरी आपने बात जो मैंने पहले सेगमेंट पे भी इसका तस्करा कर दिया था थोड़ा सा, और वो ये था कि विद इन अफगान तालिबान भी उनके आपस में दरारें जो आप भी जिक्र कर रही हैं वो पड़ गई हैं, इसलिए कि जाहिर है अगर वो अपने दिल पर हाथ रखते हैं तो उनको पता है कि पाकिस्तान ने उनके लिए क्या क्या अपनी हजीमतें भी उठाई हैं, इल्जामात भी लिए हैं वेस्ट के तरफ से कि हम किस तरह उनके साथ, कभी वो कहते थे मिल गए हैं, कभी कहते थे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी वजह से हमारे ऊपर कुछ सख्तियां भी आई। तो उस इन तमाम का मजमुआ ये है कि वहाँ जो तालिबान इस अक्ल व दानिश को अपने साथ लेके चलते हैं, उनको इस चीज का इल्म है। तो 3 बातें हो गई ना इधर। पहली बात तो ये है कि उनके अपने ग्रुप में, जैसा कि आपने बताया कि दोबारा ओथ लेने का मकसद यही है कि उनमें एक मुतजलजल कुछ मामला चल पड़े थे। दूसरा मामला ये है कि इंसान की अपनी एक कैफियत होती है, जिस मुल्क में 40 साल रह के गया हो, जिस मुल्क में बचपने से जवानी और आधी उम्र से ज्यादा गुजार दी हो, तो उसका कुछ ना कुछ उनको एहसास होता है। चाहे वो न, हमारे लिए एक खतरनाक मोड़ ये है कि इस वक्त इंडिया को जो स्पेस मिला है वो हमने देख लिया कि किस वजह से मिला है, उसमें क्या क्या गलतियां हैं। तो वो उस स्पेस को इंडिया ने, जैसे कि वेस्ट में 700 से ज्यादा नैरेटिव बिल्डिंग के लिए इन्फो लैब बनाए थे, इंडिया ने वो काम दोबारा शुरू कर दिया है। और जिसमें वो जो मैंने आपसे नेशनलिटी का जिक्र, नेशनलिज्म का जिक्र किया, जो कि पाकिस्तान बनने से पहले से चला रहा है, उसके बाद बहुत ज्यादा हुआ, फिर बीच में दब गया, उस नैरेटिव को अब इंडिया के वो जो इन्फो लैब टाइप जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो लेके आगे चल रहे हैं। और आपने सुन ही लिया ब्रिगेडियर साहब को कि जिस तरह बाकी उनको वहां से मदद मिल रही है हर किस्म की, तो वो अपनी जगह पर,
لیکن اس موڑ پر اب جو یہ دوحہ ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو ہمیں بالکل اس جو ہم نے ابھی کہا ہے کہ اس کا ایک ہم نے امپلیمنٹنگ میکینزم کو بنایا جائے، تو امپلیمنٹنگ میکینزم جب بن جائے گا تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ایسٹرن بارڈر بھی اور ویسٹرن بارڈر بھی گرم رہے ہمیشہ. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم بڑے بھاری دل کے ساتھ اپنے توپوں کا رخ کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ، بڑے بھاری دل کے ساتھ ہم اپنے ٹارگٹس کو وہاں حالانکہ بہت سلیکٹ کر کے کرتے ہیں، پھر بھی اقوام متحدہ کی رپورٹ کو چاہیے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے اس کا. لیکن ہم کیا کریں، ہمارے اسی سال میں 2025 مکمل نہیں ہوا ہے، 2400 ہماری جو ہے شہادتیں ہوئی ہیں. تو وہ اس چیز کا احساس جس طرح ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ ہماری اس وقت پروفائل بڑا اچھا بن گیا ہے پاکستان کا. اس وقت پاکستان دنیا کے ان ایک دو ممالک میں ہے جو کہ تمام تینوں قوتوں سے بیک وقت ان کے مراسم بچے ہیں. تو اس کو بروئے کار لاتے ہوئے انڈیا پر پریشر ڈالنا اس وقت بڑا ضروری ہو گیا ہے. اگر پریشر ڈالیں گے تو وہ اگر انوالومنٹ کم ہوگی، طالبان کے جو انہوں نے جالا بنا ہے وہ تھوڑا کمزور ہوگا، تو چیزیں زیادہ بہتر اور سہل طریقے سے بہتر ہوں گی. I'll have to interject there جمیل صاحب، ایک چھوٹی سی بریک کا کاج ہے، واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन. सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान. तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक. 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें. खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं. अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज. मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान. डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब. पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन. सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अता साहब आपकी तरफ आती हूँ. जिस तरह की जो अभी खबरें चल रही हैं, जो कहा जा रहा है सिराज हक्कानी को जो है वो नज़रबंद कर दिया है, उनकी डेप्यूटी को रिमूव कर दिया है, उनकी जो मेंबर्स हैं उनको जो सिक्योरिटी ड्यूटीज़ पे मामूल थे वहाँ से हटा दिया गया. और इल्ज़ाम ये है कि पाकिस्तान ने इन्होंने कलूजन की है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को जो है वो इन्होंने मदद फराहम की है काबुल और कंदहार के अटैक्स में, और पाकिस्तान चाहता है कि इनको इंस्टॉल किया जाए, रिजीम चेंज जब किया जाए तो इनको इंस्टॉल किया जाए. खैर मफरूज़े बहुत सारे हैं, बट यहाँ ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या आप समझते हैं कि रिजीम चेंज से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मामलात हैं जो हम इस वक्त फेस कर रहे हैं वो बेहतर हो सकते हैं? देखिए, इस तरह का बहुत सारा इल्जामात लगाए जाते हैं. इसमें भारतीय मीडिया भी बहुत अपना किरदार अदा करता है और उल्टे सीधे पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगते रहते हैं. लेकिन जब अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी, हामिद कारज़ाई साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी यही बहस होती थी कि ये पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमतें हैं और अगर तालिबान वहां पे आ गए तो वो प्रो पाकिस्तान हुकूमत होगी. तो मसला ये है कि वहां पे जो भी हुकूमत आएगी वो उन्होंने अगर वहां पे सही तरीके से चीजों को नहीं चलाया तो पाकिस्तान के लिए तो मसाइल होंगे. कोई भी हुकूमत आए वो प्रो अफगानिस्तान हुकूमत आए, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी खत्म हो गई तो ये इसमें अफगानिस्तान का फायदा है. पाकिस्तान यही चाहता है कि भाई अपनी सरजमीन आप किसी और के लिए इस्तेमाल ना के लिए मत दें, जो भी दहशतगर्द गिरोह हैं उनको वहां से निकालें. तो रजीम चेंज मेरी नजर में कोई जो है उसका कोई फायदा तब तक नहीं होगा जब तक वहां पे ये रियलाइजेशन नहीं होगी. हमारा इशू तब भी था जब अशरफ गनी साहब थे, हामिद कारज़ाई साहब थे, अब हमारे भाई तालिबान आ गए, तब भी हमारा ये इशू है.
تو میرا نہیں خیال کوئی پاکستان انٹرسٹڈ ہوگا رجیم چینج میں. ہم انٹرسٹڈ ہیں کہ بھائی اپنی جو آپ کی سرزمین ہے اس کو سنبھالیں اور وہاں سے جو پاکستان میں در اندازی ہوتی ہے, دہشت گردی ہوتی ہے, اس کو روکیں. جب تک یہ ریئلائزیشن وہاں پہ نہیں ہوگی, حکومت کسی کی بھی ہو, مسائل وہاں پہ ہوتے رہیں گے. ماضی میں کمیونسٹ بھی رہے, سرخے بھی رہے, طالبان بھی آئے, پر زرزمین ان کی پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی. اچھا بریگیڈیئر صاحب, وڈ یو اگری ود اطہر, کیونکہ جو بھی ماضی کے جو ہیں وہ جو انہوں نے ایگزامپلس کوٹ کیے ہیں, حامد کارزائی کی, اشرف غنی کی حکومتیں, ایگزیکٹلی ہماری یہی, اور ہمیں بتایا بھی جاتا رہا تھا, یہی کہا جاتا رہا کہ جی جب افغان طالبان آئیں گے تو ان سے ہمارے بہت جو ہیں وہ تعلقات بہت اچھے ہیں اور ہماری مشکلیں ساری حل ہو جائیں گی. اینڈ دین یو ریمبر دیٹ انفیمس کپ آف ٹی. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ یہاں پہ اگین بھارتی میڈیا تو بہت زیادہ اس پہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے, انہوں نے تو جو سراج الدین حقانی ہیں ان کو ٹریٹر بھی کہنا شروع کر دیا ہے بھارتی میڈیا نے اور انڈین میڈیا نے. از رجیم چینج این آنسر؟ دیکھیں, میں تو آئی ول سے دس از دا اونلی آنسر, بیکاز یہ لوگ بالکل پاکستان کے ان کے خلاف ہیں. یہ انڈین سے گٹھ ہو رہے ہیں. ان کا ٹوٹل پیسہ کمانا ڈیلرز اور یہ کانٹریکٹرز, یہ ان کا کام ہے. وائی ناٹ ان نیشنل تو ہارڈ ملک کرتا ہے. اگر ہمارے یہ حقانی گروپ یا احمدیہ گروپ یا وہ جو لائل ٹو پاکستان ہے ان کی عوام ان کو لے کر آتی ہیں, وی شوڈ بی ویری ہیپی. وی وڈ لائک اے فیوریبل کمنگ اپ ان افغانستان. اور اس میں ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہیں, اور ایران کا بھی خوش ہو, بیکاز ایران کا ناردرن کمانڈ میں بہت زیادہ جن میں یہ ازبیک تاجک ہزارت ہیں, اگر وہ بیلنس میں آتی ہیں اور ساتھ ان کا یہ گروپ آتا ہے, دین اٹ بیکم ویری فرینڈلی گورنمنٹ. پاکستان کین سپورٹ اے لاٹ. ہم ان کو لاجسٹک سپورٹ میں کر سکتے ہیں, ہم ان کو آلریڈی ٹرانزٹ دے رہے ہیں. پارڈن مائی اگنورینس, ایک گروپ کو ہٹا کے اگر چلے, میں اگین مفروضوں پہ بات ہو رہی ہے, ایک گروپ ہٹ جاتا ہے یہاں سے, رجیم چینج ہو جاتی ہے, تو ڈونٹ یو تھنک کہ جس کو ہٹایا جا رہا ہے, جس کو جو ہٹے گا, چاہے وہ کسی جو جینیون وہاں پہ جو ہیں, وہاں پہ جو بھی ان کے نارمز ہیں, ان کی جو وہاں پہ لاز ہیں اس کے مطابق جو ہے, ان کی کانسٹیٹیوشن, ان کے آئین کے خلاف, ان کے مطابق جو ہے وہ چیزیں ہوں, لویا جرگا اگر ہوتا ہے اور وہاں سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر یہ گروپ چلا جاتا ہے تو آلریڈی پاکستان کے خلاف ان کا ملال جو ہے وہ موجود ہے, اور اگر اس طرح جو ہے وہ چلے جاتے ہیں تو مزید چیزیں پاکستان کے لیے خراب نہیں ہوں گی, بیکاز یہ تو پھر اور اعلیٰ کار بنیں گے, یہ اور پراکسی بنیں گے. دیکھیں ہماری پاکستان از ناٹ گیٹنگ انوالوڈ ان دیئر اسٹیٹ. اٹ از دا پیپل آف افغانستان. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان میں, کیونکہ جس طریقے سے حکومت چلا رہی ہے, نہ عورتوں کے حقوق ہیں, نہ کوئی سول رائٹ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پاکستان کر رہا ہے, میں کہہ رہی ہوں الزام آ رہا ہے, مفروضہ آ رہا ہے, اور اگر چینج کوئی آتا ہے تو ملبہ تو ہم پہ ہی گرے گا کہ جی ہم نے ہی کرایا. دیٹس آل آئی ایم سیئنگ. بٹ آئی تھنک بڑی کلیئر دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح ہے. اب ہم بالکل انوالو نہیں ہو رہے ہیں. اگر وہاں پر آتی رجیم اور وہ خود چینج کرتے ہیں وہاں کان آ کے, بیکاز انہوں نے کیا ڈلیور کیا عوام کو, مجھے بتائیے. نہ عورتوں کے حقوق, نہ کوئی سول رائٹ, نہ کوئی ان کا امیج بدلا, نہ دنیا نے ان کو ریکگنائز کیا, نہ کوئی امبیسڈر وہاں پر گئے. واٹ ہیو دے ڈن ان 3 years? نتھنگ. اس لیے عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جس کو بھی لے کر آئیں, ان کو لے کر آئیں, یا ان کی یہ خود الیکشن کرائیں, اور پھر عوام جس کو لے کر آتے لے کر آئیں. وی ول ویلکم اینڈ وی آلویز ہیو اے بیسٹ ریلیشن ود دیم. یہ تو ایلیجیٹمنٹ گورنمنٹ ہے, یہ بالکل یہ غلط گورنمنٹ بنی ہوئی ہے. یہ تو ابھی چلا ہی نہیں سکتے, اس لیے پوری دنیا کو نہیں ایکسیپٹ کر رہی ہے. آپ کے ساتھ صرف انسانی ہمدردی کے طور پہ امریکہ بھی اور باقی ممالک بھی ان کو $9 سے پیسہ دے رہے ہیں کہ وہاں کے عوام سفر نہ کریں. ادروائز دے آر ناٹ ڈیلیورنگ. یہ تو صرف وہی بنچ آف ہے جو ریڈ کرو, لڑائی کرو, تھریٹ کرو, اور وہی ٹیررزم کرو. یہ دے ناٹ تھنکنگ, دے آر ناٹ رننگ اے پراپر گورنمنٹ. دس از اے ایشو اس وقت. اور ہم سائن کا خیال نہیں ہے. آپ کے سامنے رشیا میں جب میٹنگ ہوئی ہے, وہاں ہر ایک نے, سینٹرل ایشیا نے, رشیا نے, چائنا نے, پاکستان نے, ایران نے, ہر نے یہ بات کی ہے, میک افغانستان پیسفل. افغانستان پیسفل مین the best of prosperity in this all region. Central Asia, Afghanistan peaceful means Peshawar, یہ بلوچستان پیسفل, سی پیک بن جائے گا, گوادر پورٹ ایکسپریشنل ہو جائے گا, پاکستان میں لاٹ آف اکنامک پراسپیرٹی ہر ایک کے لیے بہتر ہوگا. اٹ از اونلی دس کہ افغانستان کی اس وجہ سے پرابلم ہوا ٹیررزم میں. 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن
اور وہ سارے کے سارے القاعدہ کو ٹرین تھا. یہ رپورٹ Brigadier Sahab, if you allow me, میں جمیل صاحب کا بھی اس پہ پرسپیکٹو لینا چاہوں گی. جمیل صاحب کوئکلی آخری 1 منٹ ہمارے پاس ہے. if you'd like to comment on this کہ یہاں پہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اگر کوئی چینج آئے گا تو ہمارے حق میں ہوگا, کنسیڈرنگ کہ ہم پہ آلریڈی جو ہے یہ الزام لگ رہا ہے, اور ایک ایسا گروپ جس کا ہمارے خلاف ملال ہو, کیا آپ کو لگتا ہے وہ بہتر ہوگی ہمارے لیے چیزیں؟ The only dimension, as a matter of fact, yes, it's one of the dimensions. افغانستان کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ it has to have the approach of multi-dimensional approach and multi-layered approach. اور یہی جو ہے گفتگو کا سمیٹے اگر آپ پاری اپنی ساری گفتگو کو, تو یہی اس کا منبع ہے. اس میں چند میں پوائنٹر دے دیتا ہوں 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ میں, کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو طالبان ٹیررسٹ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں یہ ہماری آئیڈیالوجیکل کنز ہیں, ہسٹوریکلی انہوں نے ہمارے ساتھ لڑا ہے. پھر ٹی ٹی پی فائٹرز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مرتے جیتے رہے ہیں. اسی طریقے سے وہ ان کو اب خطرہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف اگر وہ کریں گے کام تو آئی ایس خراسان کی طرح وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے, میوٹنی ہو جائے گی. تو یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں, پھر انڈیا فیکٹر کو رکھیں. That's why I'm saying it's multi-dimensional and multi-layered problem. It has to have that approach, multi-dimensional. جس طرح کہ ہم نے گفتگو کی ہے, اس کے بلٹ پوائنٹس یہی ہے کہ انڈیا کے لیے ہم اپنی فارن پالیسی, اب افغانستان کے لیے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ریجنل اور انٹرنیشنل مل کے, اور پھر لیگل جو فریم ورک ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم اپنی. جمیل صاحب, I'm sorry, I'll have to interject there. جمیل صاحب آپ کا شکریہ, بریگیڈیئر صاحب آپ کا, اور عطا صاحب thank you for making time for the program. کیا یہ جو سیز فائر ہے یہ مستقل دیر پا میں تبدیل ہو سکتی ہے, اور ایک ایسی سیز فائر جس میں جیسے یہ نہ ہو کہ جس طرح 48 گھنٹے میں ہوتا رہا کہ وہاں سے دار اندازی جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتی رہی, اور مطلب بظاہراً یہ تھا کہ ایک سیز فائر جو ہے وہ چل رہی ہے. اونلی ٹائم ول ٹیل. اور آنے والا جو 25 تاریخ کی جو دن ہے, جتنے بیچ میں ٹائم فریم ہے, جتنا ٹائم ہے آج سے 25 میں, اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح اور کلیئر ہو جائیں گی. On that note, we'll end today's program. We'll see you next week. Good night and Allah Hafiz.